उससे पहले हमारी नारोट की टीम है, एसीपी गुज्जा साहब हैं, इंस्पेक्टर राम मनोहर हैं, दो एसआई हैं इस्माइल और बरकत, उनकी टीम ने इसको जाके शामली से अरेस्ट किया है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमानों को आगे आना चाहिए और उनकी जमात इस सिलसिले में मुल्क गिर मुहिम चलाते हुए अवामी शऊर बेदार करने का काम कर रही है। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल, पंजाब और बिहार की हुकूमतों ने NPR न करवाने का जो फैसला किया है, उसी तरह दूसरी तमाम गैर BJP हुकूमतों को भी अपनी अपनी रियासत में ऐसा फैसला लेना चाहिए। उन्होंने दिल्ली के फसादात की मजम्मत की और कहा कि पहली मरतबा हिंदुओं के मजहबी रहनुमा भी आगे आए हैं और ये खतरनाक रुझान है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया और ऐसा महसूस होता है कि गुजरात 2002 का दिल्ली में इयादा किया गया हो। हमारी जो कमेटी अभी हुई थी बम्बई के अंदर, उसने ये तय किया था कि हम पूरे मुल्क के अंदर जा कर के इस जज्बे को बेदार करेंगे कि जो गवर्नमेंट जमहूरी दस्तूर के खिलाफ जिन दफ़ा जिन चीज़ों को ला कर के आगे बढ़ रही है, हमें कते नज़र इसके कि मज़हब किसका क्या है, मुल्क की हिफाजत के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इस सिलसिले के अंदर यहाँ के सदर मौलाना गयासुद्दीन साहब ने ये कहा था कि हम वहाँ एक इज्तिमा करेंगे जो हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुक़्तदर गैर मुस्लिम हजरात को जो इस मसले के अंदर बोलते हैं, हम उनको जमा करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं अपनी मसरूफियत के बावजूद वहाँ आऊँगा। चुनांचे मैं यहाँ आया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने अपने इन हजरात से जो इनके ख़यालात को सुना जमहूरी हिंदुस्तान के दस्तूर के सिलसिले के अंदर, और मौजूदा जिन चीज़ों को गवर्नमेंट ला रही है उनके ख़तरात को जो इन लोगों ने बयान किया है, तो मेरे दिल के अंदर उसकी बड़ी कदर है। और जमीयत उलमा तो हमेशा से ये सोचती है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क के अंदर अगर जमहूरियत नहीं महफूज रहेगी तो मुल्क पहले नफरत की सियासत की बुनियाद पर तकसीम हो चुका है, ये मुल्क फिर टूटेगा और मुल्क का अमन व अमान ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम इस चीज़ को कदर की नज़र से देखते हैं और हमारी ये तमन्ना है कि आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह पंजाब ने और केरला ने और बिहार ने और बंगाल ने ये फैसला किया है कि हम इन तीनों कवानीन का बाइकाट करते हैं, हम ये समझते हैं कि इन सूबों की गवर्नमेंट भी मुकम्मल तरीके के ऊपर उसका बाइकाट करेगी। मौलाना, आपने मोहन भागवत से मुलाकात की थी, उसका क्या नतीजा निकला? बहुत नतीजा निकला। मैं तो ये कहता हूँ कि क्या आप समझते हैं कि आज तक मुल्क के अंदर फसादात कितने हुए हैं, उन फसादात के अंदर हिंदू मुसलमानों का इत्तेहाद, हिंदुओं का मुसलमानों को बचाना, मुसलमानों का हिंदुओं को बचाना, इस तरीके के ऊपर के महल्ले महल्ले लोग कह रहे हैं कि इन्होंने हमारे मंदिरों को बचाया है, मुसलमान कहते हैं कि हमारी मस्जिदों को बचाया है, ये उसी का नतीजा है मैं समझता हूँ। और फिर ये कि हिंदुस्तान में 70 साल के अंदर बड़े बड़े फसादात हुए हैं, आज तक हिंदू कम्युनिटी के मजहबी लोग, गुरु लोग कभी सामने नहीं आए। सिर्फ ये पहला मौका है कि दिल्ली के अंदर वो लोग आए और उन्होंने अमन शांति और हिंदू मुसलमानों के इत्तेहाद की बात की। मैं समझता हूँ कि आज उन्होंने ये किया है, आने वाले दिनों के अंदर अगर खुदा न खास्ता फसादात होंगे तो इससे ज़्यादा कुव्वत के साथ वो लोग सामने आएंगे। मौलाना, आपके मुसलमान ये हमारा नज़रिया उसके सिलसिले में ये है कि अगर मुसलमान ऐसे सूबों के अंदर है जहाँ की गवर्नमेंट ने बाइकाट किया है, मुसलमान को बाइकाट करना चाहिए। अगर मुसलमान ऐसी जगह पर है, ऐसे शहर में है जहाँ हिंदू और मुसलमान मिलकर बाइकाट कर रहे हैं, अगरचे गवर्नमेंट ने बाइकाट न किया हो, मुसलमान को अपने भाइयों के साथ रहना चाहिए। मगर मैं जमीयत उलमा तन्हा मुसलमान से ये नहीं कहेगी कि तुम बाइकाट करो,
इसलिए कि उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। अगर हिंदू मुस्लिम मिलकर बाइकाट करते हैं तो मुसलमान को साथ देना चाहिए। रविशंकर साहब की जो आमद हुई है उसके सिलसिले में आपका क्या? मैं उसको अच्छा समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि धर्म गुरु लोग सामने आए और इस सियासत को कंडम करें जो मुल्क की मौजूदा इक़्तिदार के ऊपर बैठे हुए लोग कर रहे हैं, और नफ़रत की सियासत को ख़त्म करें, प्यार और मोहब्बत का दिया जलाएं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, मैं उसको कद्र की नज़र से देखता हूँ। साउथ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने नल्लागुंटा पुलिस के साथ मिलकर नल्लागुंटा और चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में घरों में सरका करने की वारदातों में मुलविस 24 साल सद्दाम अली को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 17 लाख रुपए मालियती तलाई जेवरात बरामद किए गए। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने मीडिया को बताया कि आरटीसी कॉलोनी मौलाली का रहने वाला सद्दाम, जो इमरान अली के नाम से भी जाना जाता था, 2018 में सरखे की 33 वारदातों में मुलविस था। उसे पीडी एक्ट के तहत भी जेल भेजा गया था। जेल से रिहाई के बाद उसने ये वारदातें अंजाम दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जी चक्रवर्ती की निगरानी में इंस्पेक्टर रघुवेंद्र ने ये गिरफ्तारी अमल में लाई। नमस्कार। आज हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स के तरफ से एक नोटोरियस हाउस बर्गलर सद्दाम अली एलियस इमरान, इसका अरेस्ट हुआ और उसके पास से जो गोल्ड ऑर्नामेंट की रिकवरी हुई उसमें 413 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, लगभग जिसका मार्केट में टोटल प्राइस अभी 17 लाख्स है, उसका रिकवरी हुआ। ये हाल में हैदराबाद शहर में 2 नाइट ऑफेंसेस हुआ था, एक नलाकुंटा में, एक चिलकलगुड़ा में, और ये दोनों केस भी डिटेक्ट हुआ है। मोहम्मद सद्दाम अली एलियस इमरान अली सन ऑफ कासिम अली, ये 24 ईयर्स ओल्ड का है, रहने वाला ये मौलाली का है और वेल्डर का काम करता है। इसके पहले मौलाली में भी ये ऑफेंसेस किया था और टोटल इसके ऊपर अभी तक 51 ऑफेंसेस है। इसका एक पार्टनर है क्राइम में, पोत राजू एलियस राजू, रेसिडेंट ऑफ मलकाजगिरी। ये दोनों के साथ ये लोग मलकाजगिरी एरिया में ऑफेंसेस शुरू किए। इसका पार्टनर जो है पोत राजू अभी जेल में है। 2017 में 15 हाउस बर्गलरी वारंगल कमिश्नरेट में ये लोग किए और 2018 में लगभग 33 हाउस बर्गलरी हैदराबाद, साइबराबाद और राचकोंडा ट्राई कमिश्नरेट में किए। गोपालपुरम पुलिस स्टेशन के तरफ से मोहम्मद सलीम अली के ऊपर पीडी एक्ट भी 2018 में लगाया गया था। 2020 में जेल से निकलने के बाद ये फिर दोबारा अपना क्राइम शुरू किया, जिसमें कि चिलकलगुड़ा में 1 फरवरी को एक क्राइम किया और नलाकुंटा में 25 फरवरी को। इसके काम करने का जो तरीका था वो रेलवे ट्रैक के बाजू में रेंट पे ये घर लेता था, जिससे कि इसका एस्केप रूट आसान रहे, और उस एरिया में बहुत जगह सीसीटीवी कैमरा भी कम है, इसका ये फ़ायदा उठाता था। ये पूरे ऑपरेशन का जो अब रिज़ल्ट है, ये एसएचओ नलाकुंटा के तरफ से अब इन्वेस्टिगेशन होगा और ये पूरे ऑपरेशन हमारे एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स चक्रवर्ती गुम्मी और उनके लीडरशिप में इंस्पेक्टर टास्क फोर्स राघवेंद्रा, सब इंस्पेक्टर ऑफिसर नरेंद्र, श्रीसाइलम, मोहम्मद थकीउद्दीन और साउथ जोन टास्क फोर्स और नलाकुंटा क्राइम ब्रांच के पूरे ऑफिसर मिलकर ये काम किए, जिनके लिए उनको बहुत बहुत मुबारक। ऐसे मौके पे मैं आप लोगों के तरफ से 2 गुजारिश भी करना चाहता हूँ। पिछले 2-3 दिनों में हैदराबाद में कुछ ऐसे वीडियोस व्हाट्सएप में सर्कुलेट हो रहे हैं जो कि सही नहीं है, गलत वीडियो है, मॉर्फिंग किया हुआ वीडियो है। किसी ने शरारत की नीयत से उसको कट एंड पेस्ट करके सर्कुलेट करना शुरू किया है। ऐसे लोगों को और ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर को मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो इस तरह के वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करें। मैं उनको वार्निंग भी देता हूं कि इस तरह के वीडियो को फॉरवर्ड करना कानूनन अपराध है और उनके खिलाफ क्रिमिनल केस बुक हो सकता है, इसलिए इस तरह का चीज़ वो नहीं करें। हैदराबाद का लॉ एंड ऑर्डर, कम्युनल सिचुएशन सबसे ज़रूरी है और किसी भी हाल में उससे जो भी लोग
छेड़छाड़ करेंगे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे मीडिया के कुछ फ्रेंड्स 2 दिनों से एफआईआर के बारे में पूछ रहे थे कि जो पेट्रोल कार के तरफ से कॉमन पब्लिक को एक फैसिलिटी, एक सुविधा दी गई है कि आप पेट्रोल कार को अपना कंप्लेन दे सकते हैं और पेट्रोल कार पुलिस स्टेशन में जाकर खुद ये एफआईआर रजिस्टर कराएगी। तो जनवरी में ये शुरू हुआ था प्रोसेस। कंट्री में हैदराबाद इज़ द फर्स्ट सिटी जहाँ पे ये शुरू हुआ और इस 2 महीने में जनवरी फरवरी में अभी तक 156 एफआईआर रजिस्टर हुए हैं और 893 पेटी केसेस रजिस्टर हुए हैं। तो मैं प्रेस के तरफ से, मीडिया के तरफ से पूरे पब्लिक को एक बार अपील करता हूँ, ये जो फैसिलिटी है आपके सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए है, आपके कन्वीनियंस के लिए है और तेलंगाना गवर्नमेंट के तरफ से जो एक सिटीज़न फ्रेंडली इनिशिएटिव का एक माहौल जो बना है उसके तहत आप लोग किसी भी पेट्रोल व्हीकल को रोक सकते हैं। रोक करके उनको आप ये कंप्लेन दे सकते हैं। कंप्लेन लेकर ये लोग पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर रजिस्टर करेंगे और उसका रिसीट भी आपको व्हाट्सएप पर या ईमेल पे या नेक्स्ट शिफ्ट में जो हमारे पेट्रोल ऑफिसर आपके एरिया में आएंगे वो आपको रिसीट भी देंगे। तो ये बहुत अच्छा फैसिलिटी है, इसको आप लोग यूज़ करें और पुलिस के साथ मिलकर हैदराबाद को और भी सेफ और भी खुशहाल बनाने में मदद करें। थैंक यू सो मच। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर वर्क्स दाना किशोर से मुलाकात करते हुए उनके हल्के में तकमील तलब प्रोजेक्टों की आजलाना तकमील के लिए नुमाइंदगी की। उन्होंने मौसम गर्मा के पेश नज़र कारवान में सरबराह के माकूल इंतजाम का मुतालबा भी किया। उनकी हमरा नाना नगर के कॉर्पोरेटर नसीरुद्दीन, कारवान के कॉर्पोरेटर राजेंद्र यादव, टोली चौकी के कॉर्पोरेटर हारून फरहान, गोलकुंडा के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अजीज खां पठान, लंगर हाउस के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर वजीउज़्ज़मा सिद्दीकी, यामीन खां और दूसरे भी थे। मुलाकात की गई जो शेखपेट रिजर्वर और बोजागुट्टा अल्लाह भट्टे के पिछले 2 महीने से कई मुकामात पर लो प्रेशर और कई जगह पर पानी नहीं आने की शिकायत और पोल्यूशन जैसी शिकायतों पर तफसीली बात की गई और उन्होंने तयक़ुन दिया। वाटर वर्क्स के डायरेक्टर और ट्रांसमिशन के सीजीएम्स को बताया कि फौरी जाकर पुराना पुल जंक्शन, टप्पा चबूतरा और जहाँ पर भी जंक्शन करना है वहाँ पर करने के लिए हिदायत दी गई और कई नए कामों के लिए लिस्ट दी गई थी और उन्होंने तयक़ुन किया कि उन तमाम कामों को मंजूर करने का तयक़ुन किया गया और साथ ही साथ सब्जी मंडी पंप के लिए भी बताया गया, उसको भी रिमॉडलिंग करने के लिए तयक़ुन दिया गया और साथ ही साथ जो हकीम शाह बाबा के पास साबिक़ा में सदर मोहतरम की हिदायत पर वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है उसके अंदर शेखपेट करीम नगर के पास जो दरगाह शरीफ है उसके अंदर 1500 का ज़मीन दी गई थी। उसके ऊपर रिजर्वर बनाने का एक प्रपोजल था और वो मंजूर भी था और उसके लिए बताया कि उसको सबसे पहले उसको 1500 का ज़मीन की हदबंदी करें और उसके बाद जो टेंडर प्रोसेस में उसको ओपन करने का तयक़ुन दिया गया और दीगर कामों के लिए तफसीलात और टैंकर्स के लिए आने वाले दुबकाले को देखते हुए कई जगह पर बोरवेल्स, स्टार्टिंग टैंक्स और जो हैंड बोरवेल्स है, पावर बोरवेल्स है, उन तमाम कामों को मंजूर करने का और मेंटेनेंस करने के लिए भी तफसीलात बताया गया और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह अनक़रीब में जो भी आज जो प्रपोजल दिए उन तमाम कामों को मंजूर करने का तयक़ुन दिया और आज फिर दिन में 2:30 बजे तो हैदराबाद कलेक्टर से तफसीली मुलाकात की गई। जो कालागड्डा आसार के पास वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है उस ज़मीन के ऊपर पिछले कई सालों से नाजायज़ कब्जे थे और साथ ही साथ आज तमाम तफसीलात बताए और वक्फ बोर्ड की जानिब से परमिशन देने के बाद वक्फ बोर्ड की जो वहाँ की टीम है, कमेटी है, उनको परमिशन दिया गया था ब्लू शीट मारने का और वो आसिफ नगर के तहसीलदार आकर वहाँ पर काम रुकाए थे, उसके लिए भी नुमाइंदगी की गई और कई जगह के जैसा कि इब्राहिम बाग के अंदर एक हॉस्टल के लिए और कई कामों के लिए तफसीलात बताए और साथ ही साथ पिंचनपुरा ईदगाह और जो दरगाह शरीफ है, कब्रस्तान है, जो आर्मी की जानिब से पिछले 2007 के अंदर सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असद साहब की नुमाइंदगी पर डिफेंस वाले ने वहाँ पर ज़मीन को छोड़ दिया गया था और कई एकड़ के लिए केस चल रहा था और उस ज़मीन के लिए भी पिछले 1 महीने से वहाँ पर आर्मी वाले आकर सता रहे थे और उसके लिए भी नुमाइंदगी की गई और कलेक्टर ने तयक़ुन दिया कि 2-3 दिन के अंदर सब एरिया कमांडर कर्नल की से बात कर उस ज़मीन को भी
वक्फ बोर्ड और पिंचनपुरा ईदगाह और कब्रस्तान के लिए छोड़ने का तहख्खुम दिया गया। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की मुनासिबत से गुरु नानक इंस्टीट्यूशन इब्राहिमपट्टनम में रचागुंडा पुलिस की तरफ से लड़कियों के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। चीफ मिनिस्टर की स्पेशल सेक्रेटरी समिता सबरवाल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि खवातीन को अपने आसपास के माहौल से हमेशा चौकस व चौकन्ना रहना चाहिए और किसी भी मुश्किल घड़ी में डायल 100 को कॉल करना चाहिए। रचागुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने खवातीन से मुताल्लिक़ क़वानीन पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि पूरे कमिश्नरेट में 1 लाख से ज़ायद CCTV कैमरे लगाए गए हैं। గురు నానక్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో సీ ఫర్ హర్ ఈ మా కమిషనరేట్లో ఉన్న కాలేజెస్ నుంచి అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు వాళ్ళని ఇక్కడ పిలిపించి సీ ఫర్ హర్ ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళు ఒక సంధానికర్తలాగా ఆ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ తర్వాత మా సిటీ మా పోలీస్ స్టేషన్ మధ్యలో వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు. మహిళా భద్రత కోసం స్పెషల్లీ కాలేజ్ ఇన్సైడ్ దానికోసం ఈ సీ ఫర్ హర్ అని చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఈరోజు ఇది పెద్ద ప్రోగ్రామ్. గతంలో ఒక 1000 పైన సీ ఫర్ హర్ వాలంటీర్ మనము ట్రైన్ చేశాము. వాళ్ళు కూడా మా టీమ్కి ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ ఉంటే కాంటాక్ట్ చేసి అక్కడ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఇమీడియట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు. ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్కి స్మితా సబర్వాల్ మేడం స్పెషల్ సెక్రటరీ టు సీఎం ఆఫ్ తెలంగాణ మేడం చీఫ్ గెస్ట్గా ఇక్కడ వచ్చి ఆ పిల్లలకి గైడెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత నాతో పాటు నా అడిషనల్ డీసీపీ సిటీఎం సలీమా మ్యామ్, డీసీపీ క్రైమ్ మన యాదగిరి గారు, తర్వాత ఏసీపీ ఇబ్రాహింపట్నం, ఏఎస్పీ అంటే ట్రైనీ స్నేహ, తర్వాత మా శాఖ తరఫున ఈరోజు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు మన గురు నానక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సైని గారు, మోదీ గారు ఫర్ షేరింగ్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇది సంయుక్తంగా మన రాచకొండ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్, తర్వాత రాచకొండ పోలీస్ ప్రాజెక్ట్ మన సేఫ్ సిటీ హైదరాబాద్ బ్యానర్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ మనం నిర్వహించాలి. జాతీయ మహిళా దిన్ సెలబ్రేట్ అవుతున్నాయి. దాని సందర్భంగా 2 మార్చ్ టు 7 మార్చ్ ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ మా రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. నిన్ననే ప్రాజెక్ట్ సేఫ్ స్టేట్కి భాగంగా దాదాపు 150 మంది పిలిపించి वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा कि अगर घरों से कचरा उठाने कचरे की गाड़ी न आए तो फिर इसके लिए बल्दी काउंसिलर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। म्यूनिसिपल एक्ट में शामिल नए क़वानीन से वाकिफ करवाते हुए हरीश राव ने कहा कि कचरे की निकासी को यकीनी बनाया जाना चाहिए, वरना फिर काउंसलर अपने ओहदे से महरूम हो सकते हैं। दुब्बक म्यूनिसिपलिटी में पटना प्रगति प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि अगर इधर उधर कचरा फेंका जाए तो शहरियों को भी जुर्माना किया जाएगा और कहा कि कचरा एक आलमी मसला बना हुआ है। कचरे को एक जगह जमा करते हुए आवाम बल्दिया के कर्मचारियों के साथ ताउन कर सकते हैं। उन्होंने दुब्बक को पाको साफ और सब्ज शादाब बनाने की अपील की और कहा कि दुब्बक असम्बली हल्के में 800 डबल बेडरूम मकानात तामीर हो चुके हैं और उगादी के मौके पर उन्हें गरीबों में तकसीम कर दिया जाएगा। हुकूमत ऐसे गरीबों को जिनके पास जमीन है मगर घर बनाने की सकत नहीं है, हुकूमत उन्हें फंड फराहम करेगी। दुब्बक में बहुत जल्द 100 बिस्तरों वाले दवाखाने का इफ्तिताह अमल में आएगा। खबरदारी वज़ीर फाइनेंस ने 50 लाख रुपए की मालियत से तामीर किए जाने वाले महिला भवन का संग बुनियाद रखा। उन्होंने यकीन दिलाया कि गजवेल और सिद्दीपेट के तर्ज पर दुब्बक में भी एक वेजिटेबल मार्केट कायम की जाएगी। दुब्बक के रुकन असेंबली एस रामलिंगा रेड्डी और दूसरे भी वज़ीर फाइनेंस के हमरा थे। अगर आरएसएस इशारा दे तो आसाम के वजीर हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी में अमित शाह की जगह ले सकते हैं। पार्टी जराये के मुताबिक हेमंत बसवा में वो खूबियां हैं जो अमित शाह में पाई जाती हैं। वो आसाम में सबसे ज्यादा मकबूल पार्टी लीडर हैं। वो आसाम हुकूमत में अहम कलमदानों जैसे फाइनेंस, तालीम और सेहत के निगरानीकार हैं। उन्होंने 2016 में आसाम में बीजेपी को बरकरार लाने में बड़ा रोल अदा किया था। अमित शाह की तरह वो वोटरों की नस पर हाथ रखते हैं, साथ ही साथ जरूरत पड़े तो वो उन्हीं की तरह जहर भी उगलते हैं। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और फसादज़दा दिल्ली के शुमाल मशरक़ी इलाके की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि वो तशद्दुद के वाक़यात के जिम्मेदारों के खिलाफ बिला लिहाज वाबस्तगी सियासी जमात कार्रवाई करें और किसी को भी न बख्शें। पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म के दफ्तर में इन दोनों की मुलाकात तकरीबन आधे घंटे तक जारी रही।
इजलास के बाद बाहर आते हुए केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस की सितारिश की, जिसने इतवार को अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए जबरदस्त कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली की पुलिस गुज़िश्ता पीर और मंगल को भी इतनी फुर्ती दिखाती तो इतना भारी जानी व माली नुकसान नहीं होता। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि वो ऐसे वाकयात को मुस्तकबिल में होने ना दें। ये पूछे जाने पर कि बीजेपी लीडरों की चैलेंज तकारीब का मसला उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से उठाया। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने खुसूसियत के साथ इस पर कोई बात नहीं की। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। दिल्ली पुलिस ने दारुल हुकूमत में तशद्दुद के वाक़यात के दौरान पुलिस हेड कांस्टेबल पर बंदूक तान देने वाले शाहरुख को बरेली से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के एडिशनल कमिश्नर AK सांगला ने मीडिया को बताया कि शाहरुख इस वाक़े के बाद से मफरूर था। उसे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बुलाकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वाले पर बंदूक तान देने का वाक़या काफ़ी वायरल भी हुआ था। शाहरुख का मुकाबला करने वाले हेड कांस्टेबल दीपक धाया ने बताया कि वो इस वाक़े से खौफजदा नहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि पुलिस ये मालूम करने की कोशिश कर रही है कि आया शाहरुख का ये इक़दाम तन्हा था या उसके पीछे और लोगों का भी हाथ है। वहाँ से उस इंसिडेंट के बाद ये अपनी गाड़ी है इसके पास, उसमें कुछ दिन दिल्ली में घूमता रहा कुछ देर, फिर ये पंजाब की तरफ चला गया, फिर ये बरेली होता हुआ शामली में पाया गया था। तो हमारे पास टेक्निकल इनपुट थे और मैनुअल इन्फॉर्मेशन थी और ये अभी अपना ठिकाना चेंज करने वाला था शामली से। उससे पहले हमारी नारकोटिक्स की टीम है, ACP गोजा साहब हैं, इंस्पेक्टर राम मनोहर हैं, 2 SI हैं इस्माइल और बरकत, उनकी टीम ने इसको जाके शामली से अरेस्ट किया है। इसको अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा, इसका PC लिया जाएगा, इसकी फर्दर इंटरोगेशन की जाएगी। टोटल कितना राउंड फायर किया था जिस वक्त में, और वो पिस्टल किसका था? बता रहे थे पहले कि ये पिस्टल जो है वो कंट्री मेड नहीं था। ये पिस्टल रिकवर की कोशिश कर रहे हैं। ये मुंगेर का पिस्टल है। इसका एक साथी था जो इसकी फैक्ट्री में काम करता था। ये आदमी अपने ही घर में जुराबों की फैक्ट्री चलाता है, उसमें कोई लेबर काम करता था, मुंगेर का था, उससे इसने 2 साल पहले लिया था। सर, इस तरह के इसने फायरिंग की, फायरिंग का रीजन क्या था? इसने बताया कि जब प्रोटेस्ट चल रहा था और पत्थरबाजी होने लगी तो ये तैश में आ गया और स्पर ऑफ मूवमेंट पे इसने फायरिंग की। कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है इसका, क्योंकि वो अचानक से पिस्टल लेके आता है, फायर कर देता है। कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या किसी गैंग से जुड़ा हुआ है? इसका अपना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड अभी नहीं मिला है। इसके पिताजी का एक केस है नारकोटिक का और फेक करेंसी का, इसका अपना रिकॉर्ड नहीं है। बाकी किस गैंग से कोई तल्लुक रखता है अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन है। जो इससे पता लगा है, शौक की फैक्ट्री चलाता है, मॉडलिंग का शौक रखता है, टिकटॉक वीडियो बनाता है, अपलोड करता है। इसके पिताजी की भी तलाश की जा रही है। तैश में आया और इसने गोली चला दी, लेकिन गोली लेकर गया उस दरमियान जब दंगे हो रहे थे, पत्थरबाजी हुई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के द्वारा इंस्टिगेट किया गया था? उसके बाद इसने ये सारी उस एंगल पे भी इससे पूछताछ प्रिलिमिनरी भी की है। अभी ये डिनाई कर रहा है, लेकिन इस पे हम गहन पूछताछ करेंगे कि क्या किसी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। सडनली तैश में ये बता रहा आने के लिए क्या कोई नजायज तो नहीं था, इस पे हम बात करेंगे। टोटल फायर कितने किए थे सर? ये कह रहा है कि तैश में आया, लेकिन इसने वहां पर कई राउंड फायर किया, जो कि वीडियो में दिख रहा है। दीपक दहिया के ऊपर इसने पिस्टल तान दी, तो वहां पर पिस्टल लाने का मकसद ही ये साफ करता है कि ये किसी प्लानिंग के तहत आया था। आपने अभी तक इनिशियली जितनी भी आपको समय मिला जो पूछताछ की, कुछ बताया कि सिर्फ तैश थी या पूरी प्लानिंग के तहत दिल्ली को भड़काने की साजिश थी? उस बात पे पूरी गहन से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसका हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, उसमें भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये खुद आया था या किसी के बुलाने पे आया था, किसी के लोगों के टच में भी था। उस पर हम गोलियां कितनी चलाई हैं सर? 3 गोलियां चली हैं, 5 इसके पास थी, 2 ये कहता गिर गई हैं, 3 खोखे भी मिले थे वहाँ खाली,
3 गोलियां चली। क्या देसी तमंचा था वो, क्योंकि वो लग नहीं रहा है देखने में। अभी तक इसने क्या जानकारी दी है उस पिस्टल के बारे में? वो पिस्टल जो था मुंगेर का बना हुआ है, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है, अच्छी क्वालिटी का है। किस मेक का है सर वो? मेक क्या? 7.65 बोर का है। सर क्या, जैसा कि इसकी वीडियोस आई हैं, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, ये मॉडलिंग करता था, टिकटॉक बनाता था, इसकी कुछ जिम की वीडियो आई है, तो इसने क्या कुछ बताया? इसका प्रोफाइल किस तरीके का है? कोई स्टूडेंट बताया जा रहा है? इसके आसपास के जो लोग हैं, क्या कर रहा था फिलहाल? ये स्टूडेंट फिलहाल नहीं है, ये सेकंड ईयर BA तक पढ़ा हुआ है। अभी तो अपना बिजनेस कर रहा था, जिम जाता है, टिकटॉक वीडियो बनाता है और अपना कोई म्यूजिक वीडियो बना रखा है, उसको वेरीफाई कर रहे हैं, जो लॉन्च नहीं हुआ। शामली में किसके घर पे आपने इसको अरेस्ट किया है? शामली में कहां से अरेस्ट किया है? कहां ये एग्जैक्ट रूट सर, यहां से दिल्ली से निकलने के बाद? दिल्ली से यहाँ घूमता हुआ कनॉट प्लेस पहुंचा था। ये कहता वहाँ पार्किंग में सोया था गाड़ी में। उसके बाद ये बता रहा है कि जलंधर गया था, जलंधर में किसी दोस्त के पास जाना था, नहीं गया, वहाँ से बरेली चला गया, फिर वहाँ से शामली किसी दोस्त के पास आ गया और वहाँ हमने ये ठिकाना चेंज करना था, बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। ये बस स्टैंड से पकड़ा, शामली बस स्टैंड, शामली बस स्टैंड से पकड़ा। इसका क्या कोई दोस्त भी था जिसने छिपने में यहाँ पे मदद की थी? और बरेली का क्या कनेक्शन है? वो इसके नाम पूछ रहे हैं कि बरेली में, जहाँ शामली में वेरीफाई करेंगे इसकी लोकेशन वगैरह से कि ये जो कह रहा है वो सही बात है, और उसके बाद जो आइडेंटिफिकेशन होगी उनको भी अरेस्ट करेंगे। सर एक बार इसके गायब होने का रूट बता दीजिए। और जब वहां पर पहुंचा था, क्या अकेला पहुंचा था? क्या ये जो वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था जाफराबाद के नीचे, क्या उस प्रोटेस्ट में शामिल होने आया था? और क्योंकि मॉब में जब दीपक दहिया के सामने खड़ा है तो पीछे और भी काफी सारे लोग इसके साथ दिख रहे हैं, क्या अकेला था या इसका गैंग था पूरा वहां पर? अभी जो प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन अभी कुछ पूछताछ कर पाया, क्योंकि हमने कोर्ट में भी पेश करना है, इसको लेके आए वहाँ से। उसमें ये बताया कि अकेला ही गया था ये प्रोटेस्ट में, और वहाँ पत्थरबाजी हो रही थी, तो इसने फिर आके वहाँ पे गोली चलाई। वो गाड़ी कहाँ है जिसमें सर फरार हुआ था? मिला है क्या? और ऐसा कुछ लगता है कि जिस दिन ये दंगे हुए, जिस दिन इसने फायरिंग की, उससे पहले कुछ लोगों के संपर्क में था, कुछ इस तरह की? वो हम स्टडी कर रहे हैं, उस एंगल पे स्टडी। मोबाइल के अलावा गाड़ी कहाँ है सर? अपनी जिस गाड़ी से एस्केप हुआ था वाली गाड़ी कहाँ है? वो गाड़ी इसने कहीं छुपाई, हम रिकवर करेंगे। स्टीम गाड़ी सर चांदबाग में जहां पर डीसीपी शाहदरा फंस गए थे मॉब के बीच में, वहां से बहुत ज्यादा फायरिंग हुई। उनसे क्या कुछ अभी तक की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो इंटरोगेशन इससे हुई है, कुछ कनेक्शन मिल पाया है? पहले से ये प्लानिंग थी कि कहां पर किसको फायरिंग करनी है? ऐसा कुछ अब तक कुछ कोरिलेट हो पाया? ये अभी तक तो इस बात से डिनाई कर रहा है, पर हम इस एंगल पे इससे और गहन से पूछताछ करेंगे। क्या ये ताहिर के जो काउंसलर ताहिर को जिसके ऊपर मामला दर्ज किया गया है, क्या किसी तरीके का उससे कुछ टच में था, या पहले कभी ऐसा रहा है कि ताहिर का इसका कोई कनेक्शन रहा? उस एंगल को भी प्रोब किया जाएगा पूरी पूछताछ में भी, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन। बिजनेस किस चीज का था? फिलहाल किस चीज का बिजनेस थे? क्या आपने ताहिर को रेस्क्यू कराया था? क्योंकि उसने अपने इंटरव्यू में आपका नाम लिया है कि अजीत सिंगला साहब ने हमें रेस्क्यू कराया था। वो आप कब गए थे उनके घर? वो रात को जो कह रहे हैं 11:30-12 बजे की बात है। किस तारीख को सर? ये 24 से 25 की रात है, तब की बात ये है। तब कुछ लोगों ने बताया था कि कोई आदमी है जो काउंसलर फंसा हुआ है, वो इंस्क्वायरी कर रहा है, तो उसको हमने बुलाया था नीचे। ये आ गया था, साथ में एक आदमी था, इसके यंग आदमी था, तो इसको फिर हमने इनके जो साथ पब्लिक जिन्होंने कहा था शिकायत की, उनको हैंड ओवर कर दिया। उसमें 186, 353, 307 और आर्म्स एक्ट लगी हुई है। जब आप ताहिर के घर गए थे उसे बचाने के लिए, तो कितनी भीड़ थी? हम अंदर नहीं गए, हम गली में थे, भीड़ दोनों तरफ थी, दोनों कम्युनिटी की भीड़ थी, दोनों को शांति। ताहिर ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि आप उसके घर के अंदर गए थे, आपने पूरा उसके घर की तलाशी ली। मैंने आप और ज्वाइंट सीपी साहब दोनों साथ में थे, आप अंदर गए थे, उसके घर की पूरी तलाशी? अंदर हम लोग अंदर नहीं गए, हमारे कुछ पुलिस वाले सरसरी तौर पे देखने के लिए गए थे, तब इसको विश्वास हुआ, तब ये नीचे आ गया था। बिना पुलिस के आ नहीं रहा था। ऐसी बहुत सी वीडियोस वायरल हो रही हैं और आप लोगों के पास तक पहुंची होंगी। क्या क्राइम ब्रांच उनकी जांच कर रही है, जहां से अलग अलग जगहों से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहां से फायरिंग कर रहे हैं लोग, दिख रहे हैं बाकायदा, रोड पे भी दिख रहे हैं, बिल्डिंग्स में से भी दिख रहे हैं? क्या इस तरीके की भी आपने? जितने भी वीडियो हमारे पास मिले हैं डिफरेंट सोर्सेज, सबकी गहन से जांच हो रही है, आइडेंटिफाई करने की पूरी कोशिश हो रही है। और किस जगह का एक्चुअल जगह का है ये मामला, जहाँ ये पिस्तौल तार है वो जगह पॉइंट करो।
ये जाफराबाद का है, जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। क्या शाहरुख के अब जो हमने FIR लॉन्च किए हैं उसमें इसकी देखेंगे लोकेशन, उस वक्त की क्या कंप्लेंट है, फिर मैच करेंगे। शाहरुख के पिता का कोई रोल है इसे छिपाने में, क्योंकि उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है? क्या शाहरुख, क्योंकि शाहरुख का पूरा परिवार गायब है, ताला लगा हुआ है। आपकी बात सही है, उनको भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उस एंगल पे भी बात करेंगे। क्या शाहरुख अभी तो ये डिनाई कर रहे हैं। क्या शाहरुख छेनू गैंग से जुड़ा हुआ है? वहाँ के जो नोट गैंग है छेनू गैंग से जुड़ा हुआ है? उस पर अभी पूछताछ कर रहे हैं इससे, अभी तो ये मना कर रहा है, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, पर हम स्टडी करेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।